Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 9th Physics, Chapter 3rd Gravity. आज हम लोग ग्रेविटी के पोर्शन में निकालेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। तो अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अर्थ सरफेस के ऊपर जाने पर भी ग्रेविटी घटती है और नीचे आने पर भी ग्रेविटी हमारी क्या होती है, घटती है। तो ऐसे केस में अगर हम इसको अगर देखें तो ये हमारा जो टर्म्स होगा, मान लो कि यह एक अर्थ है, इसका सेंटर टू रेडियस आर है और मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो सरफेस से एच हाइट पे है। तो इस फिगर में अगर हम देखें तो इसका सेंटर से ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगा क्या होगा, आर प्लस एच के इक्वल हो जाएगा। तो अब इस केस में अगर हम डिस्कस करें तो पहले हम बात करते हैं कैपिटल एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर और फिर फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी अब हम सरफेस से कुछ हाइट पे आ गए तो यहाँ से सेंटर का जो डिस्टेंस हो गया वह आर प्लस एस हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इस केज में तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा एम जी एट हाइट एच पे एम जी प्लस आ गया। तो जी इक्वल टू क्या हो गया, तो जी इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर का रिजल्ट आ गया, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो अब यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी के थ्रू निकाल रहे हैं। तो रिजल्ट हमारा क्या रहा कि एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट एच एम जी एच ग्रेविटी एट हाइट एच पे निकाले हैं। तो उसके में हो गया जी एम एम बाई आर प्लस एच। तो ऐसे केज में अगर हम रिजल्ट को आगे लेकर चलते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है उसको देखते हैं। तो अब हमने बताया कि फोर्स में ग्रेविटी विथ ड्यू टू हाइट, तो ये तो हमने फोर्स का कंपेयर कर लिया। तो अगर हम जी पाते हैं तो अब यहाँ पर लिखते हैं जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर लिखते हैं एट हाइट एच ग्रेविटी चेंज एंड बीकम जी डैश। तो जी डैश के रिजल्ट हो गया हमारा, क्योंकि यह दो वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, केवल हमारा सेंटर से रेडियस चेंज हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब लिखते हैं सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो हो जाएगा जी डैश बाई जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा जी डैश बाई जी इक्वल टू, अब ये आर प्लस एच ऊपर चला जाएगा, आर प्लस एच होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग जी डैश इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। जैसे इसको एक्सपेंड करें क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो आर प्लस एच अपान आर, तो आर बाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो अब किसी हाइट पर जाने पर हमारी ग्रेविटी जो होगी वह 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर का रिजल्ट आएगा। और ऐसे केज में अब वही चीज़ यहाँ पे आगे बढ़ा हुआ है। अब इसके बाद हम आते हैं केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ में अगर हम आते हैं तो केपलर्स लॉ में जो हम लोगों का टर्म्स है वो क्या है, तो अब आते हैं हम लोग प्लैनेटरी मोशन पे। तो इसमें कॉन्सेप्ट था कि गैलीलियो से लेकर के टाइको ब्राहे और बहुत सारे फिलॉसफर अपने ओपिनियन को शो किया था, लेकिन केपलर्स ने पहली बार
प्लैनेट के रेफरेंस में कुछ डिफिनीशन दिया था, उसने कुछ लॉ दिया था, तो उसी को हम लोग कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर्स आर द गिवन 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिया था। केपलर फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट इसको कहा जाता है। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ में था कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी हमारे सोलर सिस्टम में फोकस पे कौन है? सन है, और सन के रिस्पेक्ट में हमारे 8 प्लैनेट क्या हो रहे हैं? रिवॉल्व हो रहे हैं। तो किसी भी प्लैनेट का जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं है। जैसे यहाँ पे जो हाईलाइटेड मार्क दिख रहा है ये सन का पोजीशन है, और ये जो डार्क रेड कलर दिख रहा है क्या है? किसी प्लैनेट का पोजीशन दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि एवरी प्लैनेट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। ये फर्स्ट लॉ था केपलर का, इसको हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। तो डिफिनेशंस पे क्लियर दिखा कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ द सन सिचुएटेड एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स, यानी सन अपने जगह पर क्या है? कांस्टेंट है, और सभी प्लैनेट उसके हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट उसके चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। एंड दैट मीन्स दे आर नॉट मेकिंग ए सर्कुलर पाथ। किसी भी प्लैनेट का पाथ जो है सर्कुलर नहीं होता है, वह इलिप्टिकल होता है, यानी सन से उनके डिस्टेंस का पोजीशन नियरेस्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज में आता है, इसलिए उसका जो पाथ होता है वह इलिप्टिकल होता है। सेकेंड जो हमारा केस दिया हुआ है केपलर सेकेंड लॉ, इसको लोग कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज कहते हैं। तो लॉ ऑफ एरियाज में देता है कि द रेडियस वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द सन टू एनी प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। This law is called the law of areas, or the aerial velocity of the radius vector is the constant। तो जो केपलर्स का लॉ है, तो केपलर्स लॉ में हम बात करते हैं केपलर्स लॉ में अगर हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो हम कहते हैं लॉ ऑफ एरिया कहा जाता है इसको, लॉ ऑफ एरिया। जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है लॉ ऑफ इक्वल एरिया लिखा, लेकिन बुक में केवल लॉ ऑफ एरिया मिलेगा। तो इसमें कह रहा है कि एवरी प्लैनेट, जैसे मान लो एक प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, और मान लो हमारा क्या है? सन है। तो मान लो एक प्लैनेट A to B, और मान लो यहाँ पे क्या गया? O to AS। तो मान लो C और D हो गया। तो इसमें कह रहा है कि मान लो अगर कोई प्लैनेट अगर फार पोजीशन में है, दूरी पर है, तो A से B तक चलने में जितना वो डिस्टेंस कवर किया, तो सेंटर से मिलने के बाद इसका जो एरिया डिफाइन हुआ, यानी एरिया ऑफ ABS इक्वल टू दूसरे फेज में हमारा आ जाएगा एरिया ये आ जाएगा। तो उसमें दिखाया गया है कि इन इक्वल टाइम, यानी मान लो कि A से B तक चला, तो क्योंकि प्लैनेट का स्पीड तो कांस्टेंट है, तो A से B तक मान लो कि जितने देर में, मान लो कि 1 मिनट में यह डिस्टेंस कवर किया A to B, और एक ही मिनट का डिस्टेंस क्या है? C to D है। ये घंटे भी मान सकते हैं, एक दिन भी मान सकते हैं, एक साल भी मान सकते हैं। तो ये अलग अलग, चूँकि प्लैनेट का अलग अलग टाइम पीरियड है, तो इसमें कह रहा है कि इक्वल एरियाज कवर बाय ए प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब वह सन से लॉन्गेस्ट पोजीशन पर होगा, तो उसका जो यह जो हमने जो डार्क लाइन पाथ दिखाया है क्या होगा? शॉर्ट होगा, लेकिन एरिया इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा। तो सेकेंड लॉ में कहा गया है कि ये प्लैनेट कवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय में लॉन्ग पोजीशन पर जितना उसका एरिया सन से बनेगा, उतना ही एरिया उसका नियरेस्ट फेज में आएगा। तो ये सेकेंड लॉ जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज, यानी द रेडियस वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द सन टू एनी प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक निश्चित समय का हम लेंगे, निश्चित अवधि में लेंगे, तो लॉन्ग और नियरेस्ट फेज में दोनों में उसका जो एरिया कवरिंग पाथ होगा वो इक्वल आएगा। थर्ड इसमें लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है
थर्ड लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ पीरियड कहा जाता है। थर्ड जो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली proportional to the cube of the semi major axis of the elliptical orbit। यानी ये कह रहा है कि किसी प्लैनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एवरेज रेडियस। एवरेज रेडियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बताए हैं कि सन से प्लैनेट का पोजीशन नियर एंड फार दोनों केज में होता है, तो हम किसी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर, रेडियस पर उसको सॉल्व नहीं करते हैं, ना तो नियरेस्ट कर लेते हैं ना तो फार कर लेते हैं, इसलिए उसको हम लोग एवरेज रेडियस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when the planet is the closest to the sun, its speed is the maximum, and when it is the farthest than the sun, its speed is the maximum। तो जैसे सेकेंड लॉ में नियरेस्ट फेज में स्पीड की प्लैनेट बढ़ जाती है और लॉन्गेस्ट फेज में प्लैनेट की स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट आता होता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? तो इसको हम लोग निकालते हैं, पहले हम लाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कैपिटल एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे हम सन टू अर्थ में बात कर रहे हैं कि मान लो ये सन है और इसके चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ में स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है मास ऑफ सन के लिए। दूसरा चीज़, अब यहाँ पे आते हैं कि टाइम पीरियड में कंडीशन क्या होता है। तो जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, एक फार्मूला होता है। तो अगर एम वी स्क्वायर बाई आर में लगते हैं तो एम बाई आर कर देते हैं और वी की वैल्यू लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2 पाई आर बाई कैपिटल टी का स्क्वायर कर देते हैं हम। अब 2 पाई आर कहाँ से आ गया? तो जो ये पाथ बना है इसका सरकमफ्रेंस हो गया, तो किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है तो 2 पाई आर होता है, और एक चक्कर में लगने वाले टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड कहते हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर दिए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम बाई आर इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो एक आर से आर हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें और इसको इक्वेशन क्या करें? सेकंड कर दें, तो अब रिजल्ट हमारा आएगा कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया हमारा 4 पाई स्क्वायर एम आर बाई टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो टर्म क्या कैंसिल हो रहा है, या कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कर देते हैं कैपिटल जी एम इंटू, हाँ चलो एम से एम कैंसिल कर देते हैं, तो जी एम इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी एम बाई टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर है तो क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। तो हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई अपॉन जी एम इंटू आर पे पावर 3। अब यहाँ पे देखो 4 पाई जी और यहाँ पे एम जो है मास ऑफ सन है, तो मास ऑफ सन भी कांस्टेंट है, कैपिटल जी भी कांस्टेंट है और 4 पाई की वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट है। तो अब ये होता है कि जब हम कांस्टेंट हटाएंगे तो ये फार्मूला हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हो गया कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज
क्यूब ऑफ एवरेज रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अब इसके बाद आता है कि व्हाट इज द मास एंड वेट। तो मास क्या है? द मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज मोर, इट इनर्शिया इज द मोर। आपको सेकेंड लेसन में बताया गया था कि किसी बॉडी की इनर्शिया उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा इनर्शिया कम होगा। द मास ऑफ बॉडी द कांस्टेंट एंड डज नॉट बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जैसे मान लो डस्टर है, मान लो ये कहा जाए कि 20 ग्राम है, तो इसको हम कहीं पर ले जाकर के मेजर करेंगे तो इसका वेट क्या होगा? 20 ग्राम होगा, चाहे अर्थ के हम पोल पे हों, इक्वेटर पे हों या किसी दूसरे प्लैनेट पे हों। क्योंकि जब हम इसमें जी का मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्ट वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वेट भी डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी, और किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किसके उसके ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो एट विच प्लेस ग्रेविटी भी इंक्रीज वेट भी इंक्रीज, ग्रेविटी भी डिक्रीज वेट भी डिक्रीज। तो मास भी कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। यानी हमारी बॉडी का मास अगर मान लो 50 किलोग्राम है तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमारे बॉडी का मास क्या होगा? 50 किलोग्राम होगा। बट आवर वेट इज़ नॉट सर्टेन, लेकिन हमारा वेट सर्टेन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्लेस टू प्लेस जब चेंज कर रहे हैं अपने पोजीशन को, तो हो सकता है कि हमारी ग्रेविटी भी हमारे पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा हो। तो अगर ग्रेविटी बढ़ गया तो वेट बढ़ जाएगा, ग्रेविटी घट गया तो वेट घट जाएगा। दूसरा इसमें पॉइंट आ रहा है हमारा वेट। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है? किलोग्राम है, और सीजीएस यूनिट इसका ग्राम होता है। द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। यानी किसी बॉडी का वेट क्या होता है? तो वेट होता है कि वेट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स बाय विच ए अर्थ बी अट्रैक्ट वन बॉडी फ्रॉम एनी हाइट्स और एनी डिस्टेंस। तो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ से जिस फोर्स से अट्रैक्ट अपनी तरफ करती है, तो अमाउंट ऑफ दिस फोर्स इज नोन एज द वेट ऑफ दिस बॉडी। वह अमाउंट ऑफ फोर्स ही उसका वेट कहलाता है। द फोर्स विच ए बॉडी इज अट्रैक्ट बाय द अर्थ डिपेंड ऑन इट्स मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला भी आया था, F = mg आया था। सिंस वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विच इज द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी, W = mg। या भी लिख सकते हैं, उसको वेट में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके साथ हम सिंबल W यूज कर सकते हैं। सिंस G एट ए प्लेस इज द कांस्टेंट, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अगर कह रहा है कि अगर G मान लो कहीं पे कांस्टेंट हो गया, स्मॉल g भी अनचेंजेबल वैल्यू हो गया, तो वेट जो है वह मास के प्रोपोर्शन हो जाएगा। दिस वेट ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। SI यूनिट ऑफ द वेट इज द सेम एज द फोर्स। तो वेट और फोर्स दोनों का हमारा SI यूनिट न्यूटन होता है, और CGS यूनिट इसका क्या होता है? अर्ग होता है। अब इसने दिया कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। वेट और मास में डिफरेंस क्या है? तो एक कॉलम वेट मास का है और एक कॉलम क्या है? वेट का है। डिफरेंस ऐसे लिखा भी जाता है कॉपी में कि मास ऑफ ए बॉडी रिमेंस कांस्टेंट, यानी किसी भी बॉडी का मास अभी बताए हैं कि कहीं पे चेंज नहीं होता है। वेट क्या है? वेट ऑफ बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी भी बॉडी का वेट हर जगह चेंजेबल हो सकता है। मास ऑफ ए बॉडी इज द नेवर जीरो। किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है। वेट ऑफ बॉडी एट सेंटर ऑफ द अर्थ इज द जीरो। लेकिन किसी बॉडी का वेट जीरो हो सकता है। कहाँ पर हो सकता है? तो एट विच प्लेस ग्रेविटी इज द जीरो। जहाँ पे ग्रेविटी जीरो होगा वहाँ पे उस बॉडी का वेट भी क्या होगा? जीरो होगा। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। मास इज मेजर इन किलोग्राम एंड वेट इज मेजर इन न्यूटन या किलोग्राम वेट। मास इज मेजर बाय द बीम बैलेंस। मास को हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। वेट इज द मेजर बाय द वेइंग मशीन्स और द स्प्रिंग बैलेंस। तो वेट को मेजर करने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं, जबकि मास को मेजर करने के लिए हम लोग वेइंग मशीन्स का यूज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द सम फ्लूइड मोशन, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स एंड सम अदर मोर एग्जांपल्स का सलूशन देंगे। स्टूडेंट्स, दिस वीडियोज आर वॉच सीरियसली एंड you are prepare the notes in your fair copy. Thank you.